चलिए अभी क्लास 7 का चैप्टर 4 आज हम लोग शुरू करने वाले हैं। चैप्टर 4 एयर। एयर का मतलब पता होगा आप लोगों को, वायु होता है, हवा बोल लो। चलो अब मुझे बताओ कि कंपोनेंट्स एयर के कितने हमारे एटमॉस्फेयर में, क्या क्या कौन कौन से गैसेस के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज्ड इन एटमॉस्फेयर क्रिएट्स अ ग्रीन हाउस इफेक्ट बाय ट्रैपिंग द हीट रेडिएट फ्रॉम द अर्थ। इट इज देयरफॉर कॉल्ड अ ग्रीन हाउस गैस। चलिए कार्बन डाइऑक्साइड क्या करता है, जो रिलीज होता है हमारे एटमॉस्फेयर में, वो क्रिएट करता है ग्रीन हाउस इफेक्ट। कैसे? हीट को ट्रैप करके, जो कि हीट रेडिएट होता है अर्थ से, उसको ट्रैप करके, उसको ग्रीन हाउस गैसेस बोलते हैं। चलिए सबको पता है कि आवर अर्थ इज सराउंडेड बाय ए ह्यूज ब्लैंकेट ऑफ एयर कॉल्ड एटमॉस्फेयर। बच्चे बच्चे को पता है। आगे बढ़ता हूँ, कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर बताते हैं, क्यों? क्योंकि इसमें और कुछ खास इंपॉर्टेंट है नहीं। कुछ कुछ चीज़ें लिखी हुई कि बिना प्रोटेक्शन ये जो है ब्लैंकेट ऑफ एयर एटमॉस्फेयर, हम लोग क्या हो जाते हैं कि बेक्ड हो जाते हैं, अलाइव। अलाइव बेक्ड हो जाते हैं मतलब समझ रहे हो आप, कुक होके खाने की तरह कुकड हो जाते हैं। क्योंकि डायरेक्ट अगर हीट पड़ती है हमारे सनलाइट की हम पे, तो एटमॉस्फेयर उसको कम करता है, रिड्यूस करता है ना, और हार्मफुल जो रेज रहते हैं उसको भी रोकता है, ब्लॉक करता है। चलिए, और विंटर में फ्रोज हो जाते हैं नाइट को, अगर ये एक हीट ट्रैप नहीं करता तो, है ना, विंटर को चलिए विंटर में रात को फ्रीज हो जाते हैं, गर्मी में जल जाते हैं। चलिए यही सब बातें, और कुछ नहीं है खास। अब कंपोजिशन सबको पता होगा बच्चे बच्चे को, कि सबसे हाईएस्ट क्या है, 78% नाइट्रोजन है, फिर 21% ऑक्सीजन है, फिर बाकी अदर गैसेज हैं 100% में। ठीक है, यहाँ तक इस फिगर की ड्राइंग में भी देख सकते हो, 78% नाइट्रोजन, फिर 21% ऑक्सीजन, बाकी ऑल अदर 0.04 है, आर्गन 0.93 है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03। समझ गए आप लोग? चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मुझे लगा इसलिए मैं हाईलाइट कर रखा हूँ कि ग्लोबल वार्मिंग क्या होता है समझने के लिए। एटमॉस्फेयर इंक्रीजेज ड्यू टू फैक्ट्री स्मोक्स और कार फ्यूम्स और हीट जो रिटेन होता है उससे। टेम्परेचर का इंक्रीज होता है अर्थ का, उसी को ग्लोबल वार्मिंग कहते हैं। जैसे देखिए, अच्छा आप पटाखे जलाओगे उससे भी होगा, फैक्ट्रीज को स्मोक से, कार के फ्यूम से हीट जो रिटेन करता है उससे क्या होता है, टेम्परेचर बढ़ता है। उसी टेम्परेचर बढ़ने को एटमॉस्फेयर में बोलते हैं ग्लोबल वार्मिंग। अब देखो इसमें कुछ बातें लिखी हैं कि द राइज इन टेम्परेचर काउजेज द स्नो इन द कोल्डेस्ट पार्ट्स वर्ल्ड टू मेल्ट, एज रिजल्ट द सी लेवल राइजेज काउजिंग फ्लड्स कोस्ट इन द कोस्टल एरियाज। मतलब क्या होगा, अगर ग्लोबल वार्मिंग ज़्यादा बढ़ जाएगी तो क्या होगा, स्नो मेल्ट होने लगेगा, है ना, जो कोल्डेस्ट पार्ट के वर्ल्ड में है, जैसे अंटार्कटिक में। तो इन सब जो क्या होगा, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ेगी तो स्नो मेल्ट होने लगेगी। जब स्नो मेल्ट होंगे तो सी लेवल बढ़ जाएगा, सी लेवल बढ़ेगा तो बाढ़ आ सकते हैं, है ना। बस यही बातें हैं। नाइट्रोजन इज द मोस्ट प्लेंटीफुल गैस इन द एयर। व्हेन वी इनहेल, जब हम सांस लेते हैं तो थोड़ा सा कुछ अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन भी लेते हैं हम लंग्स में, और फिर एक्सहेल करते हैं। एक्सहेल मतलब वापस सांस छोड़ते हैं। बट प्लांट नीड नाइट्रोजन फॉर देयर सर्वाइवल। प्लांट्स को ज़रूरत होती है अपने उनके सर्वाइवल के लिए नाइट्रोजन का। क्यों? क्योंकि दे कैन नॉट टेक नाइट्रोजन डायरेक्टली फ्रॉम द एयर, क्योंकि वो नाइट्रोजन एयर से डायरेक्टली नहीं ले सकते हैं। So bacteria that live on the soil and roots of some plant like nitrogen from the air and change it for form so that plant can use it। मतलब क्या होते हैं, इसके बैक्टीरिया होते हैं कुछ प्लांट के सॉइल में या फिर रूट्स में, वो क्या करते हैं, खुद नाइट्रोजन लेते हैं एयर से और उसके फॉर्म को चेंज करके वो प्लांट्स को प्रोवाइड करते हैं, सो कि प्लांट यूज कर सके उसे नाइट्रोजन को। ऑक्सीजन इज द सेकेंड मोस्ट प्लेंटीफुल गैस इन द एयर, 21% पता है। ह्यूमन्स एंड एनिमल्स टेक ऑक्सीजन फ्रॉम द एयर एज दे ब्रीथ। अब देखो ब्रीथ करते हैं जब ह्यूमन्स और एनिमल्स ऑक्सीजन को, आपको पता ही है। आगे बढ़ते हैं। ग्रीन प्लांट्स प्रोड्यूस ऑक्सीजन ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। अब जो ग्रीन प्लांट्स हैं जितने भी,
वो फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस के दौरान, ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, वो प्रोड्यूस करते हैं ऑक्सीजन्स, है ना, यानी एक्सेल करते हैं ऑक्सीजन, और वो कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं अपना फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में। चलिए, यहाँ तक की बात क्लियर है। In the bay of oxygen content in the air remains constant. If we cut trees, then this balance get disturbed. बैलेंस डिस्टर्ब होगा तो अदर गैसेज बढ़ जाएंगे तो प्रॉब्लम होंगी, लंग से रिलेटेड बहुत सारी समस्याएं। चलिए, कार्बन डाइऑक्साइड इज अनदर इंपॉर्टेंट गैस। ग्रीन प्लांट्स यूज कार्बन डाइऑक्साइड टू मेक देयर फूड एंड रिलीज ऑक्सीजन। आपको पता है कि सनलाइट के प्रेजेंस में क्या करते हैं, प्लांट्स भोजन बनाते हैं, है ना, विथ कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर हेल्प ऑफ। So the amount of carbon dioxide released by humans or animals seems to be equal to the amount used by the plant. इससे क्या होता है कि बैलेंस कैसे बनता है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करते हैं ह्यूमंस और एनिमल्स, वो यूज करता है इक्वल अमाउंट में प्लांट्स, और प्लांट्स फिर इक्वल अमाउंट में ऑक्सीजन रिलीज करता है, तो इससे बैलेंस भी बना रहता है ना। हाउएवर द बैलेंस इज अपसेट बाय बर्निंग ऑफ फ्यूल्स। जो फ्यूल बर्निंग होते हैं उससे बैलेंस अपसेट होता है, सच एज कोल एंड ऑयल्स। They add billions of tons of carbon dioxide into the atmosphere each year. As a result, the increased volume of carbon dioxide is affecting the earth weather and climate. इससे क्या होता है, जब वॉल्यूम बढ़ जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड का तो अफेक्ट करता है अर्थ के वेदर को, मौसम को, और जलवायु को, क्लाइमेट को। ठीक है, डू यू नो को आज पढ़ते हैं, थोड़ा सा कुछ हाईलाइटेड है तो इम्पोर्टेंट ही होगा। ये क्या हो गया, When air is heated, it expands. जब एयर हीट होता है तो एक्सपैंड होता है और लाइटर हो जाता है, इट मीन्स हल्का हो जाता है, एंड गोज अप। सो कोल्ड एयर इज डेंसर एंड हेवी, दैट इज वाई इट टेंड्स टू सिंक डाउन। When hot air rises, cold air from surrounding area rushes to fill in the gap. That is how the air circulations take place. इसका मतलब आपको समझ में आया होगा, उम्मीद करता हूँ। नहीं आया तो मैं फिर से एक बार हिंदी में बोलता हूँ। जब एयर हीट होता है तो वो एक्सपैंड होता है और हल्का हो जाता है, तो वो ऊपर की ओर जाता है, क्योंकि लाइटर चीज़ क्या होता है, ऊपर जाता है ना। और जो कोल्ड एयर होता है वो डेंसर और हैवी होता है। क्यों होता है, क्योंकि उसमें क्या होता है ना कि वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं, ऐसा मैं मानूँ। सो इसीलिए क्या होता है, वो सिंक डाउन हो जाते हैं कोल्ड एयर, और हॉट एयर राइज हो जाते हैं। सो कोल्ड एयर सराउंडिंग एरिया में रश करते हैं, जहाँ पे स्पेस रहता है वहाँ पे स्पेस ले लेते हैं वो। तो यही होता है सर्कुलेशंस, एयर सर्कुलेशंस। समझ में आ गई होगी, उम्मीद करते हैं। चलिए, मैंने कुछ हाईलाइट ये सब कर रखा है, रेड वाला, रेड से एक सब रिमेंबर करके, है ना। चलिए, स्ट्रक्चर ऑफ द एटमॉस्फेयर। आवर एटमॉस्फेयर इज डिवाइडेड इनटू 5 लेयर स्टार्टिंग फ्रॉम अर्थ सरफेस। These are troposphere, stratosphere, mesosphere, thermosphere and exosphere. 5 लेयर में 5 भागों में बांटा गया हमारे एटमॉस्फेयर को, वायुमंडल को। ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर एंड एक्सोस्फेयर, इन सब के बारे में डिटेल से पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट, इससे हर बार क्वेश्चंस बनते हैं। चलिए, ट्रोपोस्फेयर से शुरू करेंगे, फिर एक्सोस्फेयर तक चलेंगे, है ना, आराम से। उम्मीद करता हूँ मैं 15 से 20 मिनट में पूरा का पूरा लेक्चर ख़त्म कर दूंगा, उम्मीद करता हूँ, देखते हैं अभी। चलिए, यहाँ से भी पहले एक फिगर से मैं समझाता हूँ। देखो आप, ट्रोपोस्फेयर है, माउंट एवरेस्ट, फिर यहाँ से ट्रोपोपाइज। देखो, स्ट्रेटोस्फेयर और ट्रोपोस्फेयर के बीच में ट्रोपोपाउज है। अब देखो, स्ट्रेटोस्फेयर में ओजोन है और एरोप्लेन उड़ते हैं। फिर यहाँ से स्ट्रेटोपाउज और मेजोस्फेयर, फिर मेजोस्पाउज हो जाएगा, फिर एक्सोस्फेयर, है ना। फिर हाइट के किलोमीटर, वो भी डिस्कस कर लेंगे। चलिए, यहाँ पे आते हैं। दिस लेयर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ द एटमॉस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ एटमॉस्फेयर, क्योंकि फर्स्ट लेयर भी यही है और मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर है। ट्रोपोस्फेयर का एवरेज हाइट होता है 13 किलोमीटर, एंड द एयर भी ब्रीथ भी बोल सकते हैं, ब्रेथ में बोलते हैं बचपन से, तो वो मेरा स्लैंग हो गया। चलिए, वी ब्रीद एग्जिस्ट हेयर। जो एयर को हम, जैसे हम ऑक्सीजन, जो एयर जो हम ब्रीद करते हैं वो एग्जिस्ट करता है ट्रोपोस्फेयर में, पहली बात। ऑलमोस्ट ऑल द वेदर फेनोमेनन लाइक रैनफॉल, फॉग, हेलस्ट्रॉम ऑकर इन दिस लेयर। इसी लेयर में लगभग सारे फेनोमेनन,
रेनफॉल के, फॉग के, हेलस्टॉर्म के, जो भी होते हैं सब इसी लेयर में होते हैं। किसमें? ट्रोपोस्फेयर में। ठीक है, ट्रोपोस्फेयर की कहानी क्लियर हो गई है। मैं उम्मीद करता हूँ कि कोई इशू नहीं होगी। छोटा छोटा पॉइंट है कि हाई एवरेज हाइट होता है 13 किलोमीटर। जो एयर को हम ब्रेथ करते हैं, सांस लेते हैं, जिस एयर का हम ऑक्सीजन का, वो एग्जिस्ट करता है ट्रोपोस्फेयर में। सारे फिनोमेना, मौसम बदलना, बारिश होना, कोहरा होना, हेलस्टॉर्म होना। हेलस्टॉर्म मतलब जो पत्थर वाली बारिश होती है ना, उसको बोलते हैं। वो सारा एग्जिस्ट करता है ट्रोपोस्फेयर में। अब आते हैं स्ट्रेटोस्फेयर की ओर। चलिए, स्ट्रेटोस्फेयर जो होता है जस्ट ट्रोपोस्फेयर के ऊपर होता है, और इसका जो एक्सटेंशन है वो 50 किलोमीटर तक है। दिस लेयर इज ऑलमोस्ट फ्री फ्रॉम क्लाउड्स एंड एसोसिएटेड वेदर फेनोमेनन, मेकिंग कंडीशन मोस्ट आइडियल फॉर फ्लाइंग एरोप्लेन। अब देखिए, स्ट्रेटोस्फेयर क्या है? एक्सटेंड करता है 850 किलोमीटर तक। और स्ट्रेटोस्फेयर का जो लेयर है वो क्या है? फ्री है। किससे? क्लाउड से, कोई भी वेदर फेनोमेनन से। क्यों? क्योंकि वो तो ट्रोपोस्फेयर में हो जाते हैं। तो स्ट्रेटोस्फेयर फ्री है इन सब चीज़ों से। इसीलिए फ्लाइट के लिए, फ्लाइंग के लिए, एरोप्लेन के फ्लाइंग के लिए आइडियल माना जाता है, क्योंकि कोई इसमें बाधा नहीं होगी, रुकावट नहीं होगी, है ना। वेदर का ना कोई मामला, ना कोई क्लाउड्स का, समझ रहे हो। और इसका एक इम्पॉर्टेंट फीचर है कि इसमें होते हैं लेयर ऑफ ओजोन गैस। लेयर ऑफ ओजोन गैस, क्वेश्चन आ सकता है लेयर ऑफ ओजोन गैस कहाँ, किस में, कौन से लेयर में होता है। तो आपको पता होना चाहिए क्या स्ट्रेटोस्फेयर में होता है। ओजोन लेयर का क्या काम है? प्रोटेक्ट करता है हार्मफुल इफेक्ट के। जैसे सन रे से जो हार्मफुल रेज निकलते हैं उससे प्रोटेक्ट करता है, डायरेक्ट हमारी हम पे ना पड़े। चलिए, मेजोस्फेयर। मेजोस्फेयर इज द थर्ड लेयर और स्ट्रेटोस्फेयर के ऊपर है। एक्सटेंशन इसका है हाइट 80 किलोमीटर तक का, अप टू हाइट ऑफ 80 किलोमीटर। मेटेरॉइड्स बर्न अप इन दिस लेयर ऑन इंटरिंग फ्रॉम द स्पेस। स्पेस से जब इंटर करता है तो मेजोस्फेयर में आके मेटेरॉइड बर्न होते हैं। मेटेरॉइड मतलब ऐसे ऐसे गोला समझ लो, है ना, पत्थर का गोला समझ लो ऐसा। तो वो मेटेरॉइड बर्न कहाँ होते हैं? वो होते हैं मेजोस्फेयर में। यहाँ तक की कहानी आपको समझ आ गई होगी, मैं उम्मीद करता हूँ। थर्मोस्फेयर में आते हैं। इन थर्मोस्फेयर टेम्परेचर राइजेज वेरी रेपिडली विथ इंक्रीजिंग हाइट। अब थर्मोस्फेयर में क्या होता है कि जो टेम्परेचर है बहुत तेज़ी से राइज होता है ना, क्योंकि ये हाइट पे भी है, ऐसा आप मानो। तो बहुत रैपिडली टेम्परेचर इंक्रीज होता है। और आइनोस्फेयर इसी का पार्ट है। किसका पार्ट है आइनोस्फेयर? थर्मोस्फेयर का पार्ट है। आइनोस्फेयर का क्या काम है कि जैसे टीवी सिग्नल्स, रेडियो सिग्नल्स आइनोस्फेयर से रिफ्लेक्ट होते हैं। चलिए यहाँ पे पढ़ेंगे। इसका रिफ्लेक्स, इसका जो है एक्सटेंशन है 80 से 400 किलोमीटर। एंड दिस लेयर हेल्प्स इन द रेडियो ट्रांसमिशन। इन फैक्ट रेडियो वेव्स ट्रांसमिटेड फ्रॉम द अर्थ आर रिफ्लेक्टेड बैक टू द अर्थ बाय दिस लेयर। यहाँ तक की बात क्लियर कि थर्मोस्फेयर से ही रिफ्लेक्ट होता है रेडियो ट्रांसमिशन, टीवी, सैटेलाइट ट्रांसमिशन, है ना। चलिए एक्सोस्फेयर पे आते हैं। सो द एक्सोस्फेयर, द अपर मोस्ट लेयर ऑफ द एटमोस्फेयर इज नोन एज एक्सोस्फेयर। एक्सोस्फेयर क्या है? अपर मोस्ट लेयर है। And this layer has a very thin air. Light gases like helium and hydrogen float into the space from air. अपर मोस्ट लेयर एटमोस्फेयर का और एक्सोस्फेयर क्या है? बहुत ही थिन एयर होते हैं एक्सोस्फेयर में। थिन एयर का लेयर होता है और लाइट गैसेज होते हैं, हीलियम, हाइड्रोजन, जो कि फ्लोट करते हैं स्पेस, है ना, फ्रॉम एयर। टेम्परेचर की बात करें, अच्छा यहाँ पे कुछ छूटा है क्या डू यू नो में? चलिए डू यू नो में कुछ है, इस पर मैं चर्चा कर लेता हूँ। यू विल बी सरप्राइज टू नो, आपको सुनकर सरप्राइज होगा, आश्चर्य होगा, ऐसा मानो। अर्थ रिसीव ओनली 1 in 336, मतलब आप समझो बिलियन है, ठीक है, कि 1 in 2 billion पार्ट्स ऑफ द सन एनर्जी। सन एनर्जी का अगर जैसे कि ऐसे मानो सन एनर्जी का 200 है ना, 200 का पावर है सन एनर्जी का, उसका ये 0.01 रिसीव करता है।
समझ में आया? ऐसे समझो। चलो आगे बढ़ते हैं। 1 in 2 billion. The temperature you feel every day is the temperature of the atmosphere. The degree of hotness and coldness of the air is known as temperature. टेम्परेचर किसको बोलते हैं? जो डिग्री होता है हॉटनेस और कोल्डनेस का एयर में, उसको टेम्परेचर बोलते हैं। चलिए, इंसोलेशन क्या होता है इस पे आते हैं। एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर इज इंसोलेशन। इंसोलेशन क्या होता है? जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर होता है उसको हम इंसोलेशन बोलते हैं। इंसोलेशन, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ टेम्परेचर। सो द इंसोलेशन इज द इनकमिंग सोलर एनर्जी इंटरसेप्टेड बाय द अर्थ। इट मीन्स हम कह सकते हैं ऐसा कि इंसोलेशन क्या है? जो इनकमिंग सोलर एनर्जी है उसको इंटरसेप्ट करता है अर्थ के द्वारा। ठीक है, या फिर ऐसे ही बोल सकते हैं कि इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो इन्फ्लुएंस करता है टेम्परेचर के डिस्ट्रीब्यूशन को, उसको हम इंसोलेशन कहते हैं। ठीक है, सो इंसोलेशन क्या है? इनकमिंग सोलर एनर्जी इंटरसेप्ट करता है कौन? अर्थ। चलिए, द अमाउंट ऑफ इंसोलेशन डिक्रीज फ्रॉम द इक्वेटर टुवर्ड्स द पोल। अब इंसोलेशन का इसका क्यों कारण है आगे बताएंगे हम जब मैप में आऊँगा तो, या फिर तो पिछले चैप्टर में मुझे लगता है क्लास 6 में बताया था कि इक्वेटर पे हीट ज़्यादा होती है। जैसे जैसे इक्वेटर से पोल की देखो इक्वेटर पे ए है, इसमें अगर इक्वेटर है तो इक्वेटर पे ज़्यादा हीट होती है। जैसे जैसे इक्वेटर से पोल की ओर बढ़ते हैं तो हीट क्या होता है? डिक्रीज होता है ना, घटता है। याद होगी क्लास 6 में पढ़ा था हम लोगों ने, नहीं तो पिछले चैप्टर अपलोडेड है, जाके आप देख सकते हो, लैटीट्यूड वाले और लॉन्गिट्यूड वाले चैप्टर में शायद। चलिए, द स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरिंग टेम्परेचर इज डिग्री सेल्सियस। इट वॉज इन्वेंटेड बाई एंडर्स सेल्सियस। याद रखना, छोटी सी चीज़ है। ऑन द स्केल ऑफ सेल्सियस वाटर फ्रीज एट 0 डिग्री सेल्सियस, बॉयल्स एट 100 डिग्री। अगर सेल्सियस के स्केल पे बोलेंगे तो वाटर फ्रीज होता है 0 डिग्री सेल्सियस पे एंड बॉयल्स होता है 100 डिग्री सेल्सियस पे। ठीक है, चलिए, कुछ इंपॉर्टेंट ऑल्सो क्राइडेड राइज बिल्डिंग इन द सिटीज ट्रैप द वार्म एयर दस द राइज टेम्परेचर ऑफ द सिटीज। चलिए, एयर प्रेशर पे आते हैं। ड्यूनो में है कुछ, इसे भी मैं बता दूंगा। पहले एयर प्रेशर पे आते हैं। दैट एयर एवब प्रेसेज अप विथ ग्रेट फोर्स ऑन आवर बॉडी। जो एयर है हमारे हमारे सराउंडिंग्स में, वो प्रेस करता है ग्रेट फोर्स, जो फोर्स लगाता है एयर हमारे बॉडीज़ पे। हाउ एवर वी डोंट इवन फील इट। क्यों? क्योंकि एयर प्रेशर जो है वो हमारे सारे डायरेक्शंस में लगता है बॉडी, तो एग्जर्ट करता है काउंटर प्रेशर। मतलब अब ऐसा समझो आप कि प्रेशर एक जगह नहीं लगता है ना, पूरे बॉडी में लगता है, तो फ़र्क नहीं पड़ता, उससे फील भी नहीं होता हमें एयर प्रेशर। ये क्यों हो रहा है ऐसे रोटेट? As we go up the layers of atmosphere, the pressure falls rapidly. जैसे ही हम ऊपर की ओर जाते हैं तो प्रेशर फॉल्स होता है, यानी कि प्रेशर घटते जाता है। सो द एयर प्रेशर इज हाईएस्ट एट सी लेवल एंड डिक्रीज विथ हाइट। सी लेवल, जहाँ से सी लेवल का हाइट मापा जाता है वहाँ पे एयर प्रेशर ज़्यादा होता है, जैसे जैसे ऊपर जाते हैं एयर प्रेशर कम हो जाता है, यानी कि एयर प्रेशर डिक्रीज विथ हाइट। याद रखना। इन एरियाज वेयर टेम्परेचर इज हाई द एयर गेट्स हीटेड एंड राइजेज। जहाँ पे टेम्परेचर हाई होता है तो वहाँ पे एयर हीट होता है और राइज हो जाता है, यानी कि ऊपर चला जाता है, हीट मतलब ऊपर उठ जाता है। क्यों ऐसे हो रहा है? दिस क्रिएट्स अ लो प्रेशर एरिया। ये क्रिएट करता है लो प्रेशर एरिया, क्योंकि एयर हीट हुआ और राइज हो गया। सो द लो प्रेशर इज एसोसिएटेड विथ क्लाउडी स्काई एंड वेट वेदर। लो प्रेशर एरिया किससे एसोसिएटेड है? क्लाउडी स्काई और वेट वेदर से। इन एरियाज हैविंग लोअर टेम्परेचर द एयर इज कोल्ड एंड देयरफॉर हैवी। जहाँ पे कम टेम्परेचर होता है एयर कोल्ड होता है और हैवी होता है। सो हैवी एयर सिंक करता है और क्रिएट करता है हाई प्रेशर एरिया। क्योंकि हैवी एयर नीचे आएगा और जो लाइटर है वो ऊपर जाएगा। इट मीन जो जैसे क्या है, समर में लाइटर एयर ऊपर चला जाता है तो हैवी एयर सिंक हो जाता है, नीचे आ जाता है। हाई प्रेशर इज एसोसिएटेड विथ क्लियर एंड सनी स्काइज। मुझे यहाँ पे कुछ डाउट लग रहा है, कुछ तो उल्टा है यहाँ पे एक चीज़ मैं अगर बोलूँ तो। देखो, हाई प्रेशर लो प्रेशर जो है ना, अच्छा सॉरी, हाई प्रेशर लो प्रेशर की बात, लो प्रेशर क्रिएट होता है। यहाँ पे थोड़ा सा इशू मुझे लग रहा है, इस पे मैं कॉन्ट्राडिक्टरी लग रहा है कि हाई प्रेशर जो एसोसिएटेड होता है क्लियर एंड सनी स्काई से, और यहाँ पे जो है लो प्रेशर एसोसिएटेड विथ क्लाउडी स्काई एंड वेट वेदर। वेट वेदर है तो कोल्ड होगा, है कि नहीं?
ये वाला सेंटेंस ऊपर रहना चाहिए था, ये वाला नीचे रहना चाहिए था। खैर अभी इसमें कुछ हम कर नहीं सकते बदलाव, लेकिन ऐसे होना चाहिए। क्यों? क्योंकि जब क्लाउडी और सनी स्काई रहेगा तो क्या होगा, लो प्रेशर एरिया क्रिएट करेगा, क्योंकि एयर राइजेज हो जाएगा वार्म होकर, इसलिए मैं ये बात बोला हूँ। चलिए, द एयर ऑलवेज मूव फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया। इतना याद रखना है कि एयर हमेशा मूव करता है लो प्रेशर से, सॉरी हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। ठीक है। सो द मूवमेंट ऑफ एयर फ्रॉम हाई प्रेशर एरिया टू लो प्रेशर एरिया इज कॉल्ड विंड। विंड किसको बोलते हैं? जो मूवमेंट होता है एयर का हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर जब हवा बहती है उसको विंड बोलते हैं। विंड इज नेम्ड आफ्टर द डायरेक्शन फ्रॉम विच इट ब्लोज। जैसे विंड में अगर विंड ब्लो कर रहा है वेस्ट की तरह तो वेस्टर्ली, ईस्ट में तो ईस्टर्ली, है ना। आगे पढ़ोगे इसको क्लास 9 में। अब डू यू नो पे आते हैं। ऑन द मून देयर इज नो एयर, हेंस नो एयर प्रेशर। नो एयर प्रेशर, नो एयर है मून पे। एस्ट्रोनॉट हैव वियर स्पेशल प्रोटेक्टिव स्पेस टू फील्ड विथ एयर व्हेन दे गो टू द मून। कुछ नहीं है, राइट, फालतू की बात है। इस वाले टॉपिक पे चर्चा करूँगा। चलिए, चैप्टर खत्म होने को आया। अगले 4 मिनट में चैप्टर खत्म, 25 मिनट मैक्स टू मैक्स गोइंग टू टेक। अब बिंड जो होते हैं वो 3 भागों में बांटे गए हैं। पहला परमानेंट बिंड, दूसरा सीजनल बिंड, तीसरा लोकल बिंड। परमानेंट बिंड्स क्या होते हैं? द ट्रेड बिंड्स वेस्टरलाइज एंड ईस्टरलाइज आर द परमानेंट बिंड्स। जो ट्रेड बिंड होते हैं, वेस्टरलीज और ईस्टरलीज होते हैं, उसको परमानेंट बिंड्स बोलते हैं। और ये जो होते हैं कॉन्स्टेंटली ब्लो होते हैं थ्रू आउट द ईयर इन पर्टिकुलर डायरेक्शन, है ना। वेस्टर्ली वेस्ट में, ईस्टर्ली ईस्ट में ट्रेड बिंड्स। तो ऐसे एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में पूरे का पूरे साल बिंड ब्लो होते हैं, उसको परमानेंट बिंड बोलते हैं। सीजनल बिंड जो कि बिंड चेंज करता है अपने डायरेक्शन को अलग अलग सीजन में, जैसे मानसून में। लोकल बिंड, लोकल बिंड पे हूँ मैं। दीज ब्लो ओनली ड्यूरिंग अ, थोड़ा जूम कर देता हूँ यार, बच्चे होंगे समझ नहीं आ रहा होगा। दीज ब्लो ओनली ड्यूरिंग अ पर्टिकुलर पीरियड ऑफ द डे और ईयर इन अ स्मॉल एरिया। लोकल बिंड क्या होता है ना, जैसे कि लू लोकल बिंड है मैं मानूँ तो, ये क्या होता है पर्टिकुलर पीरियड ऑफ ईयर या फिर किसी स्मॉल एरिया में किसी दिन, है ना, चलता है। चलिए आते हैं यहाँ पे। अब देखो हाई प्रेशर एरिया यहाँ पे। अब देखना है यहाँ से पोलर ईस्टर्लीज तो सब लो प्रेशर एरिया क्रिएट हुआ, फिर प्रिवेलिंग वेस्टर्लीज, है ना। अब सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, यहाँ पे साउथ ट्रेड विंड है, साउथ ईस्ट ट्रेड विंड है। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न भी यहीं पे है। अब यहाँ पे इक्वेटोरियल लो प्रेशर है, डोल्ड्रम बोलते हैं ना, इक्वेटोरियल लो प्रेशर डोल्ड्रम्स। इसको याद रखना है, इस पे क्वेश्चन पीस पर आया था, इक्वेटोरियल लो प्रेशर डोल्ड्रम्स। अब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यहाँ पे जस्ट 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ। चलिए फिर यहाँ पे सब ट्रॉपिकल, देखो यहाँ पे सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर क्रिएट करता है, इसको हॉर्स लैटिट्यूड बोलते हैं। और सब ट्रॉपिकल हाई को हाई प्रेशर को हॉर्स लैटिट्यूड्स। फिर नॉर्थ ईस्ट ट्रेड विंड्स इक्वेटोरियल लो प्रेशर को डोल्ड्रम्स बोलते हैं। फिर सब पोलर, फिर पोलर ईस्टर्ली। अब देखो, खैर इसको आपको ज़्यादा समझना है नहीं, कुछ उतने काम का नहीं है आपके लिए। याद रखना है डोल्ड्रम इक्वेटोरियल लो प्रेशर और हॉर्स लैटिट्यूड, सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर, है ना। और सब ट्रॉपिकल हाई प्रेशर का हॉर्स लैटिट्यूड्स दोनों जगह, मतलब साउथ में भी नॉर्थ में भी। अभी कुछ है नहीं साइक्लोन वाली बात, इसमें क्या बताऊं। मैन गुरु फॉरेस्ट बिटवीन पैरादीप एंड कोणार्क वाइनिस्ट, ये मुझे नहीं लगता किसी काम का है। एक इन्फॉर्मेशन दे रखा है साइक्लोन नेचर्स फ्यूरी। अब देखो साइक्लोनिक रेनफॉल क्या होता है। वार्म एयर राइज हुआ, ऊपर गया, है ना। नहीं वो सही था ऊपर वाला, मुझे ऐसा जो लग रहा था सही था। क्यों? क्योंकि जब वार्म एयर जाएगा तो क्या करेगा कि वेट वेदर बनाएगा, है ना, राइज होके। वो सही था ये वाली बातें, ये दोनों बातें, ये भी नो कॉन्ट्राडिक्टरी। कोल्ड एयर वार्म एयर पे आते हैं, साइक्लोनिक रेनफॉल। वार्म एयर राइज हुआ, बाद तो उससे क्या हुआ, क्लाउड बने, क्लाउड से बारिश हो गई, कोल्ड एयर। मॉइस्ट एयर बारिश, ऑरोगोरिक रेनफॉल बोलते हैं, एयर रिलीफ रेनफॉल। कन्वेंशनल रेनफॉल क्या होता है, वार्म एयर राइज होता है फिर बारिश। मॉइस्चर क्या होता है,
When water evaporates from land and different water bodies, it become water vapor. So moisture in the air at any time is known as humidity. इवापोरेट क्या होता है? इवापोरेशन पता है कि जैसे गर्मी हुई तो पानी जो सूखा, उससे इवापोरेशन हुआ, इवापोरेशन हो गया, लाइटर हो गया, वो ऊपर जा रहा है। तो उस एयर में क्या है? मॉइस्चर, नमी। इसी मॉइस्चर को ह्यूमिडिटी बोलते हैं। और जब बारिश का समय रहता है तो ये दिख जाता है ना, फॉग में। कुछ इम्पोर्टेंट precipitation that comes down to the earth in liquid form is called rain। जो precipitate होता है लिक्विड फॉर्म में उसको रेन बोलते हैं। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ रेनफॉल, द कन्वेक्शनल रेनफॉल, ओरोगेरिक एंड साइक्लोनिक रेनफॉल। चलिए ख़त्म कहानी। precipitation का और भी फॉर्म्स है, स्नो, स्लिट, हेल। बारिश तो है ही, रेन। उम्मीद करता हूँ सारे क्वेश्चन आप बना लेंगे। जैसे बीच ऑफ द फॉलोइंग गैस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हार्मफुल सन रेज। वेज लिख दिया यहाँ पे, स्पेलिंग मिस्टेक, कुछ गलती है यार इसमें, अब मैं क्या बोल सकता हूँ। ओके, तो प्रोटेक्ट कौन करता है हार्मफुल सन रेज से? ओजोन करता है। द मोस्ट इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ एटमोसफेयर आपको पता है कौन है? बिना बताए अंधे व्यक्ति भी मार देगा, ट्रोपोस्फेयर। अच्छा याद रखना, मेजोस्फेयर सबसे कोल्डेस्ट लेयर है, इसमें दे नहीं रखा है, कोल्डेस्ट है। Which of the following layers of the atmosphere is free from cloud? आपको पता है कि एक सेकेंड, स्ट्रेटोस्फेयर फ्री फ्रॉम क्लाउड होता है, ठीक है। इसी में एयरप्लेन भी फ्लाई होते हैं। एज वी गो अप द लेयर ऑफ द एटमोसफेयर द प्रेशर। अब देखो, जैसे कि आप इसका आंसर खुद दो, क्योंकि मैं हर आंसर नहीं बताऊंगा। ये भी नहीं बताऊंगा कि precipitation कम डाउन ऑन अर्थ इन लिक्विड फॉर्म तो क्या बोलते हैं उसको, क्लाउड, रेन, स्नो, ये भी नहीं बताऊंगा। लेकिन फिर से समझो, एज बी गो अप लेयर ऑफ द एटमोसफेयर द प्रेशर क्या होगा? घटेगा, बढ़ेगा। हम बता चुके हैं, पहले ही मैं बता चुका हूँ कि यहाँ पे जैसे कि सी लेवल है, मैं अगर याद आ रहा होगा तो सी लेवल पे मैक्स होता है, मैक्सिमम, और जैसे से ऊपर बढ़ते हैं घटता है। इसका आंसर आप दोगे, हालांकि मैं दे चुका हूँ, लेकिन फिर भी मैं नहीं दिया हूँ, ऐसा मानो। सब है यार, विंड है, ट्रेड विंड है, दे देना यार आंसर। अभी क्या ट्रेड विंड्स के एग्जाम्पल्स यहाँ पे देख लेना यार, दिए हुए होंगे। देखो, लोकल विंड का लू एग्जाम्पल है ना। चलो सारे क्वेश्चंस कर सकते हो, इसमें मैं ज़्यादा समय देने से मेरा कोई फ़ायदा है नहीं, मतलब आपका भी कोई फ़ायदा नहीं है। आप तो पढ़ोगे, क्लास 6 के बच्चे होते हैं, फिर कोई है CSE या फिर सिविल सर्विस या फिर तो CDS या CAPF का है। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में। जय हिंद। ठीक है।